नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुनीता बख्शी जी की एक कहानी बारात घर पर ही आई लेकर आई हूँ। रचना आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना नफरत क्यों करती हो तुम मेरी बहनों से सुरभि? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बहनें तो अपने अपने घर में राजी खुशी हैं। वो सब साल में एक बार ही तो मिलने आती हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? आकर तो इतने स्नेह भाव से घुल मिल जाती हैं सबसे। बच्चे तो बुआ बुआ की रट लगाए रहते हैं, इतना प्यार लुटाती हैं इन पर। अम्मा भी घंटों उनके साथ बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा कर लेती है। अम्मा के चेहरे पर रौनक आ जाती है। गुस्से में सौरभ बोलते ही जा रहा था। सौरभ पुराने दिनों के ख्यालों में खो गया। 2 बहनों के बाद सौरभ का जन्म हुआ था। सास 2 बेटियों के जन्म से थोड़ी नाखुश रहती थी सुधा से। दोनों बहनों में साल भर का फर्क था। बड़ी थी निधि और छोटी थी सुधी। दोनों बेटियों के गोरे चिट्टे और सुंदर चेहरे, सच भगवान ने फुर्सत में बनाया होगा इन्हें। दोनों को एक जैसी प्रिंट की फ्रॉक पहनाती थी सुधा। चोटियाँ भी एक जैसी बनाती थी दोनों की। खूब प्यार करती थी दोनों को। दोनों बिटिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। घर के आंगन में फुदकती रहती थी। जेठानी के दोनों बेटों को सासू माँ दोनों बेटियों से ज़्यादा तवज्जो देती थी। कभी कभार पूछ भी लेती निधि सुधी को अम्मा, तो जेठानी तनाव कर बैठती थी। बच्चे तो ईश्वर का दिया हुआ सुनहरा वरदान होते हैं। बेटे और बेटी को देखने के नजरिए में फिर इतना फर्क क्यों? जितनी बेटों की माँ के कलेजे में अपने संतान के लिए प्यार उमड़ता है, उससे किसी भी तरह से कम नहीं बेटियों की माँ के दिल में भी प्यार होता है अपनी बेटियों के लिए। दिवाकर बाबू 2 भाई थे, दोनों नौकरी पेशा। आजकल थोड़े चिंतित थे दिवाकर बाबू ट्रांसफ़र को लेकर। अभी तो ऑफिस घर से 20 किलोमीटर दूर थी, तो रोज आना जाना कर लेते थे घर से ही। कल लिस्ट निकलने वाली थी ट्रांसफ़र की दिवाकर जी के ऑफिस में। जिसका डर था वही हुआ। इस बार पोस्टिंग उनकी देश के दूसरे राज्य में हो गई। अब तो उन्हें ज्वाइन करने जाना ही था। ऊपर से अपने परिवार को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। अम्मा के कमरे में जाकर धीमे से सोई हुई माँ के बिस्तर पर बैठ गए। अम्मा के आँख खुलते ही बोले, अम्मा, बाहर के खाने पीने से परहेज है मुझे, तुम तो जानती ही हो। पोस्टिंग पर सुधा और बेटियों को लेकर चला जाऊंगा। अकेले सुधा पर इतनी जिम्मेदारी छोड़ना ठीक नहीं होगा। बेटियों की पढ़ाई के साथ साथ सुधा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। साथ रहना ही ठीक होगा। अब तो जल्दी जल्दी घर आना भी संभव नहीं हो पाएगा। मौके पर या फिर तीज त्योहार पर ही आ पाऊंगा। दिवाकर अपने माँ से बातें कर रहे थे। अम्मा को पता था कि सुधा फिर से गर्भवती है, फिर भी अनसुना अनदेखा कर गई। अम्मा ने सर हिलाकर स्वीकृति दे दी। दिवाकर बाबू बेटियों और पत्नी के साथ दूर शहर आ गए। ऑफिस के क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। कुछ महीनों बाद सौरभ का जन्म हुआ। देव साहब जो दिवाकर बाबू के साथ ही काम करते थे, उनकी पत्नी जानकी ने हर पल साथ दिया। हॉस्पिटल से लेकर घर तक, या यूँ कहें सुधा की हालत ठीक होने तक। सच्चे दोस्त बहुत काम आते हैं जब कभी भी आपको ज़रूरत हो। परिवार का साथ और स्नेह बना रहे। दिवाकर बाबू का समय चुटकियों में अपनी सीमा तय कर रहा था। दोनों बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छे घर परिवार में उनकी शादी कर दी। बारात घर पर ही आई थी। शादी दोनों बेटियों की एक साथ की थी दिवाकर बाबू ने। निधि विदा होकर भोपाल गई और सुधी ग्वालियर। इधर रिटायरमेंट का समय भी नज़दीक आ रहा था दिवाकर बाबूजी का। सौरभ भी पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन गया। अपने पसंद की लड़की सुरभि से शादी की। अब दिवाकर बाबू की पोस्टिंग फिर से अपने होम टाउन में हो गई। सौरभ अपनी पत्नी सुरभि के साथ जॉब पर चला गया। उसके आंगन में भी 2 बच्चों ने समय से कदम रखा। माँ और पिताजी को सौरभ अपने पास ले आया था। दिवाकर बाबू की रिटायरमेंट हो चुकी थी। नौकरी में रहते उन्होंने अपने आप सभी काम कर लिए थे। अब बच्चों के पास घूमते फिरते रहते, लेकिन परमानेंट आशियाना सौरभ के यहाँ ही था। सुरभि सास ससुर के साथ रहने से अधिक खुश नहीं रहती थी। सिर्फ उनकी औपचारिकताओं से ही मतलब रखती थी। सौरभ के ऑफिस जाने के बाद समझो उनसे कोई लेना देना ही नहीं रखती थी। दोनों पति पत्नी अपनी खामोशियों को ओढ़े रहते। कुछ देर के लिए पार्क हो आते, फिर कभी मंदिर की घंटियां बजा आते। घंटे 2 घंटे इन सब कामों में निकल जाते थे। चलो कुछ दिन के लिए गांव चलते हैं सुधा, थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा हम लोगों का, और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सौरभ को बताकर दोनों निकल पड़े गांव के लिए, जल्दी लौट आने का वादा करके।
गांव के घर से सभी पलायन कर गए थे। मेन गेट का ताला जाम हो गया था। बारिश का पानी पड़ने की वजह से किसी तरह से ताला खोला गया। 1 साल बाद आए थे घर दोनों। धूल पूरी चीज़ों पर अपने पैर पसार चुकी थी। अपनी बाई को फ़ोन से अपने आने की खबर दे दी थी सुधा जी ने। गीता आ चुकी थी। तीनों ने मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कर डाली। मकड़ी के जालों को हटाया। रोशनदान में गोरैया के बच्चे चू चू कर रहे थे। एक दूसरे को देखकर तीनों आपस में मुस्कुराए। हर साल गोरैया यहाँ घोंसला बनाती है और अंडे देती है। एक छोटी कटोरी में पानी और चावल के कुछ दाने गोरैया के घोंसले के सामने दिवाकर जी ने रख दिए। खाना खाने के बाद दोनों आराम करने अपने कमरे में चले गए। सुनो जी, एक बात कहूँ, हम लोगों को यहीं रुकना चाहिए। बच्चों की अपनी जिंदगी है, हम क्यों दखल अंदाजी दें। सबको स्वतंत्र रहना पसंद होता है। हमारी भी पेंशन आती है और बचत के भी थोड़े पैसे हैं। सब तो सही है। देख सुधा, तेरी बातें 16 आने सच है। यहाँ तो मेरा भी मन लगता है। यहाँ की नींव से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन सौरभ को कहीं दुख ना हो, कहीं बुरा ना लगे, यही सोच कर कि मम्मी पापा वापस गांव चले गए। समाज 10 तरह के सवाल हम दोनों से करेगा। चलो ठीक है, देखता हूँ, बात करता हूँ सौरभ से। पापा, राजधानी की ट्रेन के टिकट मैंने अगले हफ्ता की कर दी है। आप दोनों आ जाइए। अभी कुछ बात भी करते दिवाकर बाबू अपने बेटे से, तब तक सौरभ का फ़ोन आ गया। अनमने मन से दोनों चल पड़े। पहुंचते ही बच्चे उछल पड़े। सुरभि सपाट सा चेहरा लिए खड़ी थी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को यात्रा में? अरे नहीं नहीं बेटा, सब कुछ ठीक था। अभी अभी फ़ोन आया। निधि कुछ दिनों के लिए माँ पिताजी से मिलने आ रही है। सौरभ से भी मिलना हो जाएगा। सुधा के चेहरे पर खुशियाँ चमक उठी। माँ ने अपने कपड़ों का बैग अभी खाली भी नहीं किया था। बैग कमरे में वैसे ही किनारे पड़े थे। निधि अपनी कार से 5 घंटे का सफ़र तय करके आई थी। मायके में अपने पूरे परिवार को देखकर उसने कितनी ही बलैयाँ ले ली थी। सबके लिए वो तोहफे और मिठाइयाँ लाई थी। सुरभि निधि दीदी को प्रणाम कर रसोई में चली गई। नाश्ते का ठीक ठाक प्रबंध था। सभी ने नाश्ता कर लिया। रात होने को आई तो गपशप का दौर चल पड़ा निधि के साथ। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। निधि भी अपनी माँ के साथ सोने चली गई। दिवाकर बाबू ड्राइंग रूम में दीवान पर सो गए थे। पानी की बोतल किचन में ही छूट गई थी। निधि कमरे से निकलकर किचन तक गई ही थी कि सौरभ के कमरे से सुरभि की आवाज़ सुनकर उसके कदम ठिठक गए। माँ बाबूजी की देखरेख करने की जिम्मेदारी सिर्फ क्या मेरी ही है? क्या बेटियों का कोई फर्ज नहीं बनता? बोलिए दीदी को कुछ दिन अपने पास इन लोगों को लेकर जाएं। इनकी बिटिया आकर मेरा और दिमाग खराब करती है। क्या बकबक कर रही हो सुरभि? पता भी है तुम क्या बोल रही हो। अगर वो लोग सुन लेंगे तो उनको कितना दुख होगा। अब चुप भी करो। जितना ये घर मेरा और तुम्हारा है उतना ही माँ पापा का भी है। काफ़ी योगदान है पापा का इस घर को खरीदने में। जब भी दीदी लोग आती हैं तुम्हारा यही बर्ताव रहता है। और ये लोग कौन सा तुम पर आश्रित हैं। इतना हमें सपोर्ट है इनसे। चाहे बच्चों को बस स्टॉप छोड़ना हो या फिर होमवर्क करवाना हो, पापा सब देख लेते हैं। और माँ रसोई में तुम्हें कितना हेल्प करती है। कोई भी चीज़ खाना बनाते समय बिगड़ जाती है तो वो चुटकियों में उसे सही भी कर देती है और स्वाद भी वापस ले आती है। कितनी सारी बातें सिखाई हैं माँ ने तुम्हें। और जहाँ माँ बाप रहेंगे बेटियाँ उनसे मिलने वहीं तो आएंगी ना, समझी? इससे अधिक निधि से सुना नहीं गया। बड़ी देर से पानी लेकर आई बेटा? माँ ने पूछा। हाँ माँ, सब्जियाँ बाहर पड़ी थी, वही फ्रिज में रखने लग गई थी। निधि ने माँ को झूठ बोला। मन भारी सा हो गया था उसका। आंखों की नींद गायब सी हो गई। सौरभ, इस बार माँ पापा को मैं लेने आई हूँ। दोपहर को निकलेंगे हम लोग, निधि ने कहा। इतनी जल्दी वापस जाना है दीदी? और माँ पापा को अगर जाने का मन है तो कुछ दिन के लिए लेकर जाओ ना, नहीं तो मैं मिलाने ले आऊँगा तुम्हारे से। वैसे सुरभि बोल रही थी दीदी आई है तो कितना अच्छा लग रहा है, कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा था। सौरभ निधि की ओर से बेमन से झूठ बोल गया। फिर आऊँगी जल्दी ही। माँ पापा को रात का कोई भी वाकया निधि ने नहीं बताया था। उनके विश्वास और प्रेम जो बेटा बहू से उन्हें है यथावत ही रहने दिया। अपने से द्वंद्व करती रही निधि। क्या यही अस्तित्व होता है हम बेटियों का? नहीं नहीं, ये गलत है।
अपने मन को समझाती रही। कपड़े का बैग जैसे रखा था उसे उठाकर दिवाकर बाबू गाड़ी की डिक्की में डाल रहे थे। दादू दादी जल्दी आना, बच्चे हाथ हिला हिलाकर बोल रहे थे, बाय बाय कर रहे थे। बेटियां होती है मायके को जोड़े रखने के लिए। दुआओं और प्रेम के अलावा उनके दिल में कुछ भी नहीं होता। लोभ क्रोध से दूर होती हैं। हमें उनकी भावनाओं को सर आंखों पर रखना चाहिए। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।